हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं कंटिन्यूस अपने चैप्टर जो चल रहा है। अपन पढ़ रहे थे बाजरे के अपन ने डिजीज़ पढ़ा था। एक पढ़ा था अपन ने डाउनी मिल्ड्यू और जिसको बोलते हैं अपन ग्रीन ईयर डिजीज़। ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज़। ठीक है, दूसरा इसका मेजर डिजीज़ होता है, उसका नाम होता है अर्गट। अपने इसके अंदर पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना, एक बात याद रखनी है अपने को, अगर इसमें न्यू टाइप का अपने से क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें क्या लिखना है। न्यू टाइप में पूछ ले तो इसके अंदर बाजरे का अगर पूछ ले कि इसमें सिस्टेमिक डिजीज़ कौन सी है और नॉन सिस्टेमिक कौन सी है, तो अर्गट जो होती है वो हो गया नॉन सिस्टेमिक। ये जो होता है ये नॉन सिस्टेमिक होता है, और जो डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर होती है तो ये सिस्टेमिक डिजीज़ होती है। ठीक है, ये भी सीड के कंटामिनेशन से होती है, इसमें भी सीड कंटामिनेशन होता है, ये सोइल से भी होता है और ये सोइल से भी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है। एक पहली चीज़, अर्गट में अपन ने डाउनी मिल्ड्यू में पढ़ लिया था कि डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है। इसके बाद अर्गट देखो, ये भी डाउनी मिल्ड्यू में भी ईयर हेड इन्फेक्टेड रहता है, इन्फेक्शन पहुंचता है ईयर हेड पे। और अर्गट में भी क्या होता है, ईयर हेड इन्फेक्शन। एक बच्चे ने पूछा था, एक टर्म पूछी थी वायरुलेंस। ठीक है, वायरुलेंस क्या होता है। ठीक है, वायरुलेंस की अपनी टर्म पढ़ने से पहले अपने को एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी, ठीक है, रोग जनन क्षमता, इसको बोलते हैं रोग जनन क्षमता। पैथोजेनिसिटी पता होगा तब अपन वायरुलेंस पे आएंगे। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, ये क्या होती है, कैपेसिटी। क्या होती है ये, कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉज इन्फेक्शन। रोग उत्पन्न करना या फिर डिजीज, संक्रमण उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन, पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी के अलावा अपन वायरुलेंस की बात करते हैं तो वायरुलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या होती है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ ए पैथोजन, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी इज, ये तो क्या हो गई, कैपेबिलिटी, मतलब वो कितना कि वो कि कैपेबल है या नहीं, रोग उत्पन्न करने में सक्षम है या नहीं। सक्षम है, लेकिन कितना सक्षम है। एक डिजीज होती है जैसे 10%, दूसरे का प्रभाव पड़ता है 100%, तो 100% जो पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, वायरुलेंस, यानी कि वायरुलेंट, बहुत अधिक तीव्र फैलने वाली जो होती है या फिर तीव्र इफेक्ट वाली जो होती है उसको अपन बोल देते हैं वायरुलेंस। कोई भी पैथोजन होता है वो वायरुलेंट या एवायरुलेंट दो प्रकार का होता है। एवायरुलेंट मतलब जिसका पौधे पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और वायरुलेंट मतलब जिसका पौधे पे इफेक्ट पड़ता है। पैथोजेनिसिटी तो हो गया ये, और वायरुलेंस का मतलब वो कितना डिग्री, किस लेवल तक पौधे में पहुंच सकता है। तो ये सिंपल सी टर्म है। ठीक है, अब अपन डिजीज की बात करते हैं। डिजीज के अंदर क्या है, अर्गट। अर्गट में ये देखो, इसके अंदर जो सिम्टम जो होता है वो किस पे दिखेगा, इसके ईयर हेड पे इसका सिम्टम दिखता है। ईयर हेड पे सिम्टम दिखता है तो इसके अंदर देखो एक नाम आता है, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है हनी ड्यू। इसके अंदर एक टर्म होती है हनी ड्यू। हनी ड्यू का मतलब क्या होता है, हनी ड्यू के अंदर क्या होता है, शहद के जैसा एक ड्रॉप दिखती है पौधे के जो ईयर हेड होता है। ईयर हेड पे क्या होगा, ईयर हेड इमरजेंस के बाद ही सिम्टम इसमें दिखने शुरू होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ईयर हेड में देखो हनी ड्यू में क्या होगा, पिंकिश और पर्पलिश कलर्ड लिक्विड एक्सूड फ्रॉम ईयर हेड। ईयर हेड से क्या होगा, लिक्विड निकलेगा, कैसा, पिंकिश कलर का, पिंक कलर का, गुलाबी रंग का एक लिक्विड निकलता है। और वो लिक्विड जैसे जो ईयर हेड होता है, ईयर हेड जो अपना भुट्टा होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे स्पाइकलेट्स होते हैं। स्पाइकलेट जिसके अंदर ऐसे दाना बनता है, देसी भाषा में बोलते हैं तो अपन उसको बोल देते हैं कि जैसे बाजरे के अंदर जो चांचड़ा बनता है, जो चांचड़े बोलते हैं जिसको, तो जो उसको एक स्पाइकलेट बोल देते हैं। इसमें दाना बनेगा, इसमें दाने बनने की जगह इसमें से क्या निकलने लग जाएगा, लिक्विड निकलने लग जाएगा। और वो लिक्विड क्या होगा, जो भुट्टा होगा उसके अलोंग साइड, मतलब उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी लेंथ के साथ साथ उसके किनारे पे क्या होगा, इसे लटकता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, ये हनी ड्यू स्टेज हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो pinkish colored liquid exude from ear head and
ट्रिकल अलोंग विद ईयर हेड। ठीक है, ईयर हेड पे वो क्या होगा, ऐसे टपकता रहता है, लटकता रहता है, टपकता रहता है, और वो क्या होगा, जो इसकी पास वाली जो लीफ होगी, जो इसकी अपर लीव्स होगी, उस पे वो जम जाता है। तो अब इस वजह से देखो हनी ड्यू स्टेज होती है, तो हनी ड्यू स्टेज के अंदर ऐसा जो लिक्विड पैदा होगा, उस लिक्विड की वजह से क्या होगा, इस पे इंसेक्ट का अटैक हो सकता है। क्या करेंगे वो इंसेक्ट, इस लिक्विड को खाने के लिए, इसके लिए वो बाजरे के प्लांट पे आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, मक्खी हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, इसका ट्रांसमिशन कर देंगे। ट्रांसमिशन करेंगे मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इसको लिक्विड को ट्रांसफ़र कर देंगे, और उस लिक्विड में क्या होता है, उसके फंगस के कोनिडिया या फिर उसके स्पोर होते हैं, और इस लिक्विड की वजह से क्या होगी, अदर मोल्ड जो होती है, अदर मोल्ड इसके ऊपर ग्रोथ कर जाती है। अदर मोल्ड जैसे ब्लैक कलर की मोल्ड होती है, एस्परजिलस होती है, बहुत सारी फंगस होती है, वो इसके ऊपर ग्रो करने लग जाती है, और पौधे की जो पत्तियां होती है वो काली काली पड़ जाती है, काली काली उस पर ग्रोथ दिखाई देती है। वो किस वजह से दिखने लग जाती है, इस अर्गट के लिक्विड की वजह से। अब सेकेंड वे जो सेकेंडरी जो लेटर स्टेज होती है, उसके अंदर देखो हनी ड्यू के बाद में इसमें क्या होगा, प्लांट में हनी ड्यू स्टेज के बाद होता है इसके अंदर जो हनी लिक्विड होता है, वो जो एक्सज्यूड होता है, लिक्विड जो एक्सज्यूड हुआ था, हनी जो लिक्विड था, वो क्या होगा, लेटर ऑन ड्राइड होने लग जाएगा, यानी कि सूखने लग जाएगा। ठीक है, लेटर ऑन लिक्विड ड्राइड अप, वो क्या होगा, सूखने लग जाएगा। सूखने के बाद में क्या होगा वो, एंड ओवेरी replaced ovary transformed into a dark black hard sclerosia। ठीक है, also known as अर्गट। अब इसमें क्या होगा, जो लिक्विड था वो धीरे धीरे क्या होगा, सूखने लग जाएगा। सूखने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फंगस होती है, तो फंगस क्या करेगी, उस ओवेरी को जो होगा, ओवेरी वो पूरा का पूरा उसमें ग्रोथ होने की वजह से ओवेरी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और वो ब्लैक कलर की एक संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसको बोल देते हैं स्क्लेरोसिया, और उसी का नाम होता है अर्गट। जो हार्ड जो स्ट्रक्चर बनती है, जो ऐसे भुट्टा था अपने, उसके अंदर जो लिक्विड बना था, लिक्विड के बाद में ऐसे क्या होगा, उसके अंदर ब्लैक कलर की ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलने लग जाती है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, अर्गट, या फिर इसको बोल देते हैं स्क्लेरोसिया। तो ये उसकी ग्रोथ हो जाती है फंगस की अपने आप में। ठीक है, तो ये हो गया अपने अर्गट का सिम्टम, सिंपल सा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की वजह से इसको क्या बोल देते हैं अपन, अर्गट डिजीज। अब अर्गट के अंदर स्क्लेरोसिया बनता है। स्क्लेरोसिया फंगस का क्या होता है, माइसीलियम होता है, जो ओवेरी के अंदर ग्रोथ करता रहता है, और उसके बाद में ये इसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके सिम्टम के बाद इसमें आता है, अब इसका इसमें कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं अपन। कोजल ऑर्गेनिज्म, ये अर्गट वाला सिम्टम डेवलप किससे होता है, ठीक है, पहले बताना था लेकिन अभी बता देता हूँ ये सिम्टम किस वजह से डेवलप होता है। इसका फंगस होता है क्लेविसेप्स, इसका फंगस होता है वो होता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स मतलब ये जो क्लेविसेप्स जो फंगस है, ये कौन सी क्लास की है, एस्कोमाइसिड्स फंगस की एक क्लास होती है, उसके अंदर आता है। और इसके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनता है वो होता है एस्कोस्पोर। ठीक है, ये अपने इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लेविसेप्स इसकी स्पीसीज होती है वो होती है फ्यूजिफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, फ्यूजिफॉर्मिस मतलब उसका जो कोनिडिया जो होता है, उसका एस्कोस्पोर होता है वो फ्यूजिफॉर्म टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम फ्यूजिफॉर्मिस रख दिया। ये इसका स्पीसीज, ये जीनस क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि अपन इसकी बात करते हैं प्री डिस्पोजिशन की। प्री डिस्पोजिशन मतलब इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्या होगा, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन लगती है। वो कंडीशन ऐसे मान लो कि प्री डिस्पोजिशन में एक पॉइंट काम करता है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ स्टिग्मा, ठीक है, एंड बिफोर पोलिनेशन। बिफोर पोलिनेशन ये एक बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, एक इतनी क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है जिसमें मानो कि डेवलपमेंट ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा तो पता ही है, स्टिग्मा क्या होता है, जैसे ओवेरी का
ये वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा का डेवलपमेंट हो गया यानी कि इमर्जिंग ऑफ स्टिग्मा एंड बिफोर पोलिनेशन। स्टिग्मा डेवलप होना और पोलिनेशन नहीं होना, उसके बीच की जो अवस्था होती है वो एक क्रिटिकल यानी कि क्रांतिक अवस्था होती है। उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो ओवेरी अर्गट बन जाएगी। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसका पोलन के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके अंदर दाना बन जाएगा। ये कंडीशन होती है, ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का काम करता है। अब इसमें देखो, ये मान लो कि ये इसका फंगस का स्पोर हो गया, इसको स्पोर है। अगर वो ओवेरी के साथ में मेटिंग करता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका फ्यूजन हो गया, तो वो क्या करेगा, फंगस ग्रोथ करेगा और इसके अंदर पूरा माइसीलियम डेवलप होगा। और माइसीलियम डेवलप होने की वजह से फंगस क्या करेगी, इस ओवेरी को डिग्रेड कर देगी। कुछ एंजाइम होते हैं, कैटालाइज एंजाइम होते हैं, तो वो एंजाइम क्या करेंगे, इसको डिग्रेड करेंगे तो इससे लिक्विड आने लग जाएगा बाहर, वही हनी ड्यू होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं होती है, अगर इस जगह पे चला जाता है अपना पोलन, तो पोलन चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, माइसीलियम तो डेवलप नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इसका स्टिग्मा वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा पोलिनेशन के बाद में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर अपने ग्रेन का रूप ले लेगी। ये क्या बना देगी, ग्रेन। तो कई बार क्या होता है, अर्गट में पार्शियली अफेक्टेड होते हैं भुट्टे जो होते हैं, और कई कंप्लीटली अफेक्टेड रहते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है। तो प्री डिस्पोजिशन का एक तो ये काम हो गया। दूसरा इसमें क्या का फैक्टर काम करता है, रेन। रेन यानी कि सितंबर मंथ की बात करते हैं तो सितंबर मंथ में टाइम ऑफ सोविंग को ऐसे एडजस्ट करना चाहिए। अगर सितंबर में क्या होता है, रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रेन ज़्यादा होती है। अगर सितंबर में प्लांट में अपने फ्लावरिंग आ रही है तो उसमें क्या होगा, अर्गट डिजीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेन होने की टाइम में अपने टाइम को ऐसे एडजस्ट करना होता है, सोइंग टाइम को, सोविंग का जो टाइम होता है उसको ऐसे एडजस्ट करना होगा ताकि सितंबर में उसमें फ्लावरिंग कम हो, ठीक है, नहीं होने के चांस हो, या सितंबर में लेट सितंबर या फिर अर्ली सितंबर में उसमें फ्लावरिंग हो जानी चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद में अपने भुट्टे के अंदर अर्गट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ठीक है, अब रेन होना, ठीक है, हैवी रेन। और टेम्परेचर की इसकी बात करते हैं तो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल रहता है, 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर रहता है। तो ये इसका प्री डिस्पोजिशन हो गया। प्री डिस्पोजिशन के बाद अपन इसकी बात करते हैं इसका डिजीज साइकिल। अब इसकी एक बात कर लेते हैं डिजीज साइकिल से पहले इसका थोड़ी सी ईटियोलॉजी को समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसमें टॉपिक अपन समझते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बनती है, एक तो बनता है स्क्लेरोसिया, ठीक है, एक इसमें बनता है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया फंगस की एक माइसीलियल स्ट्रक्चर होती है जो कॉम्पैक्ट इकट्ठा होकर माइसीलियम पूरा हार्ड रूप ले लेता है, तो उसको अपन बोल देते हैं स्क्लेरोसिया। दूसरा इसके अंदर बनता है कोनिडिया। कोनिडिया के अलावा इसके अंदर बनता है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर किसके अंदर बनता है, स्क्लेरोसिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसी के अंदर ही एस्कोस्पोर बन जाता है। तो ये इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। कोनिडिया होता है इसका सिंगल सेल और एस्कोस्पोर इसका मल्टी सेल हो सकता है, 4 से 5 सेल होती है इसके अंदर, और ये फ्यूजीफॉर्म ऐसे धागे के जैसे इस टाइप का को इसका एस्कोस्पोर होता है। स्क्लेरोसिया होती है वो एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर ही होती है, हार्ड स्ट्रक्चर हो जाती है, पूरा माइसीलियम होता है। तो ये इसकी सिंपल सी ईटियोलॉजी है। इसको डिजीज साइकिल से पहले पढ़ते हैं। तो अपन डिजीज साइकिल में देखो, डिजीज साइकिल में इसका जो प्राइमरी इनोकुलम का जो सोर्स होता है, प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो कंटामिनेटेड सीड पहली चीज़ आ जाती है इसके अंदर। कंटामिनेटेड यानी कि दूषित बीज, कंटामिनेटेड सीड। इसमें क्या होगा, जो अर्गट का जो स्क्लेरोसिया होता है उस वो जो अर्गट जो बनता है उसके अंदर जैसे भुट्टा आधा अपना अफेक्टेड था, आधा हेल्दी रहा, तो उस टाइम हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के टाइम में क्या होगा, जैसे अपने दाने थे तो दाने के साथ साथ में क्या होगा, अर्गट के जो स्क्लेरोसिया होंगे वो थोड़े थोड़े इनके साथ में जैसे ऐसे चिपके रहते हैं, यानी कि मिक्स हो गया, तो ये कंटामिनेटेड सीड हो गया। तो इस टाइप का सीड अगर अपन यूज़ करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो वो क्या हो गया, इनोकुलम बन जाएगा। दूसरा क्या होता है, सोइल इनोकुलम होता है। सोइल इनोकुलम मतलब सोइल के अंदर क्या रहता है, स्क्लेरोसिया बना रहता है, सोइल के अंदर स्क्लेरोसिया फंगस का चला जाता है। जब एडवर्स कंडीशन निकल जाती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब अपन बाजरे की ग्रोथ सोविंग करते हैं, तो जब उसकी सीडलिंग का जर्मिनेशन होता है तो उसके साथ साथ में स्क्लेरोसिया का भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अपन डिजीज साइकिल की बात करते हैं तो जैसे मानो ये अपने बाजरे की सोइंग की जैसे प्लांट का जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, उसी टाइम में क्या होगा, इसके अंदर जैसे ज़मीन में स्क्लेरोसिया था या इसकी सरफेस पे स्क्लेरोसिया था, तो ये इसकी स्ट्रक्चर इसके साथ में जर्मिनेट होने लग जाएगी। तो अब देखो, स्क्लेरोसिया क्या था, माइसीलियम था। माइसीलियम जब पूरा इकट्ठा हो गया तो उसको अपन स्क्लेरोसिया बोल देते हैं। स्क्लेरोसिया जब जर्मिनेट होता है तो स्क्लेरोसिया के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है, देखो वैसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा पर बता दूंगा।
कुछ किसी बच्चे को ज़्यादा समझना होता है तो वो कोई ज़्यादा समझने वाला हो वो इस पे ज़्यादा ध्यान दे ले, ठीक है। अब जो स्क्लेरोसिया होता है तो स्क्लेरोसिया जब जर्मिनेट होता है तो स्क्लेरोसिया के जर्मिनेशन के बाद में स्क्लेरोसिया के अंदर एक फ्लास्क जैसी संरचना बनती है, उस संरचना को अपन बोल देते हैं पेरिथीसिया। इसको क्या बोल देते हैं अपन? पेरिथीसिया। और पेरिथीसिया जो होती है, पेरिथीसिया के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो होती है एस्कस। पेरिथीसिया के अंदर क्या बनता है? एस्कस। और जो एस्कस होता है वो जैसे मानो ये एस्कस था तो इस एस्कस के अंदर क्या बनेगा? एस्कोस्पोर। इस एस्कस के अंदर क्या बनेगा? एस्कोस्पोर। तो ये चीज़ क्या हुई? सेक्सुअल स्पोर क्या है इसका? एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर किस में बनेगा? एस्कस में। और एस्कस किस में बना? पेरिथीसिया में। और पेरिथीसिया किस में बना? स्क्लेरोसिया में। तो ये एक चेन होती है। तो ये जब जर्मिनेट होगा तो ये प्रोसीजर इसका कंप्लीट होने के बाद में जैसे एस्कोस्पोर डेवलप हो गया। अब एस्कोस्पोर जब डेवलप होता है, एस्कोस्पोर जब बन जाता है तो मैंने बताया कि ये सिस्टेमिक तो नहीं होता। और जब फ्लावरिंग की स्टेज आती है, जब उसमें भुट्टे बनने स्टार्ट होते हैं, जब फ्लावरिंग की स्टेज आती है तब क्या करेगा? एस्कोस्पोर जब सोइल की सरफेस पे होता है तो वो हवा के कांटेक्ट में आके या फिर रेन की वजह से पानी के कांटेक्ट में आके जैसे भी हो वो कहाँ पहुंच जाता है? उसके फ्लोरल पार्ट पे पहुंच जाता है। किस पे? बाजरे के। बाजरे के जब फ्लोरल पार्ट पे पहुंचता है तो वो क्या करेगा? उसकी जो ओवेरी होगी उस ओवेरी वाले स्टिग्मा पे वो एस्कोस्पोर पहुंच जाता है। तो एस्कोस्पोर क्या करेगा? ओवेरी को इन्फेक्ट करेगा। ओवेरी को क्या करेगा? वो इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करेगा तो फंगस का क्या होगा इसमें? ओवेरी में क्या होगा? ओवेरी में फंगल माइसीलिया ग्रोथ करेगा। फंगस का जो माइसीलिया होगा वो ग्रोथ करेगा। तो अब इसमें इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा? जो फंगस होगी, फंगस क्या बनाएगी? इसके अंदर कोनिडिया बनाएगी। कोनिडिया बनेगा प्लस में उसमें एस्कोस्पोर भी बनेगा। तो कोनिडिया और एस्कोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। तो ये कोनिडिया और एस्कोस्पोर जब डेवलप होंगे तो उस टाइम में प्लांट में क्या चलेगी? हनीड्यू स्टेज होगी। यानी कि ओवेरी के अंदर जब यहाँ पे जैसे कोनिडिया बनने लग गए और एस्कोस्पोर बनने लग गए तो ये क्या करेगा? ओवेरी को पूरा ख़त्म कर देगा और फंगस की ग्रोथ में एस्कोस्पोर और कोनिडिया डेवलप होंगे। तो वो कोनिडिया और एस्कोस्पोर क्या करेंगे? फिर से वापस क्या करेंगे? वो न्यू प्लांट पे इन्फेक्शन करेंगे, न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे और उस प्लांट की ओवेरी को इन्फेक्ट करेंगे। उस प्लांट की ओवेरी में इन्फेक्शन करेंगे और फिर उसमें क्या होगा? माइसीलियल ग्रोथ होगी। और माइसीलियल ग्रोथ होने के बाद में उसमें भी क्या होगा? फंगस में कोनिडिया और एस्कोस्पोर डेवलप होंगे। तो ये जो साइकिल जो चलेगा, ये जो बीच का पार्ट, ये जो बीच की एक स्टेज आती है तो ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी लाइफ साइकिल इसका चलता रहता है जब तक ये फेवरेबल कंडीशन में रहता है। जब एडवर्स कंडीशन आती है, जब प्लांट डेड होने लगता है या फिर सीजन कंप्लीट होने लगता है तो ये क्या करेगा? फंगस के अंदर क्या होगा? जो ईयर हेड होगा उसके अंदर क्या होगा? फंगस का जो माइसीलियम होगा, फंगल माइसीलियम कन्वर्ट इनटू स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया फॉर्मेशन का स्टेज आएगा और स्क्लेरोसिया क्या करेगा? सीड में या फिर सोइल के अंदर चला जाएगा। तो कंटामिनेटेड सीड और इस प्रकार से ये वापस से लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है। तो ये इसका डिजीज साइकिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर डिजीज साइकिल के बाद अपन पढ़ते हैं इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होगा? कैसे होगा? ये देखो, अब इसके अंदर एक चीज़ तो मैंने बताया था कि इसके अंदर एडजस्ट द टाइम ऑफ सोइंग, एडजस्ट द टाइम ऑफ सोविंग। सोविंग टाइम ऐसे एडजस्ट करना है ताकि सितंबर में अपने फ्लावरिंग नहीं हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन इसमें बात करें तो इसमें क्या करेंगे? पॉलिनेटर या डोनर प्लांट यूज़ करते हैं अपन। डोनर प्लांट अपन पोलिनेशन के लिए यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिनेशन होगा तो ऑर्गेट के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट अपन लेते हैं इसके अंदर यूज़ डिजीज फ्री सीड। डिजीज से फ्री सीड अपने को इसमें यूज़ करना है। चौथा अपने क्या करेंगे? रिमूव कोलेट्रल होस्ट
कोलेट्रल जो होस्ट होते हैं, वीड होस्ट होते हैं, सेवन और धामण जैसे प्लांट होते हैं वो अपने उग जाते हैं, तो उसको हटा देना चाहिए। और 5वां पॉइंट अपन यूज़ करेंगे तो अपन कोलेट्रल होस्ट के अलावा अपन क्या करेंगे अपने एक सीड ट्रीटमेंट करते हैं इसका सिंपल सा, इसमें एक सीड ट्रीटमेंट की बात आती है। तो सीड का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट में देखो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का घोल लेते हैं। 10% नमक के घोल में अपन इसको क्या करेंगे, इमर्स करेंगे, ठीक है, इमर्स करेंगे किसमें, 10% सोडियम क्लोराइड के घोल में। उसमें क्या होगा, जो अपन सीड को जब मिक्सर को उसमें नमक के घोल में अपन इसको डालेंगे तो वो क्या होगा, हल्का जो मटेरियल होगा वो पानी पे तैर के ऊपर आ जाएगा, जिसको अपन स्क्लेरोसिया बोल सकते हैं। और जो सीड होंगे वो पूरे के पूरे पेंदे में पड़े रहते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रैक्टिस हो जाता है। इसके अलावा अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो किससे कर सकते हैं, अपन थायरम का यूज़ कर सकते हैं, कैप्टान का यूज़ कर सकते हैं, वो भी कितना 3 ग्राम पर केजी सीड से, ठीक है। और स्प्रे करें तो इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो क्या करेंगे, स्प्रे करते हैं तो अपन फोलियर स्प्रे करते हैं। फ्लावरिंग के टाइम में जब स्प्रे करते हैं तो उसमें किसका स्प्रे करेंगे अपन, कार्बेंडाजिम का या फिर मैंकोजेब का, कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का इसकी स्प्रे कर देते हैं 0.2% की दर से। बस ये इसका मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो डिजीज़ है अपनी, उसकी बात करेंगे, क्रॉप की बात करते हैं अपन, ग्राउंड नट की। ग्राउंड नट की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड नट में अपन देखते हैं तो ग्राउंड नट के अंदर मेजर डिजीज़ की अपन बात करते हैं तो एक का नाम आता है टिक्का या फिर उसको बोलते हैं लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट में भी 2 टाइप के रहते हैं, अर्ली और लेट। दूसरा इसके अंदर एक क्लम्प वायरस होता है, एक कॉलर रोट होती है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। टिक्का की अपन डिस्कस करते हैं तो टिक्का डिजीज़ की अपन बात करते हैं तो ये 2 टाइप की डिजीज, 2 टाइप का होता है ये, ठीक है। एक तो क्या होता है, एक को तो बोलते हैं अपन अर्ली लीफ स्पॉट या फिर अर्ली टिक्का, ठीक है। दूसरा इसके अंदर लेट लीफ स्पॉट। अर्ली लीफ स्पॉट में क्या होगा, देखो अर्ली जो होगी वो 35 डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 35 दिन के बाद में उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अर्ली लीफ स्पॉट में 35 दिन के बाद में जो कि सोइंग के बाद पहली बार जो डिजीज़ अपीयर होती है उसको बोलते हैं अपन अर्ली, और जो बाद में अपीयर होती है उसको बोलते हैं अपन लेट। अर्ली लीफ स्पॉट में देखो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म देखो क्या होता है, अर्ली और लेट दोनों का। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, ठीक है, सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है अर्ली लीफ स्पॉट का। अब सर्कोस्पोरा और एक नाम होता है स्क्लेरोस्पोरा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्क्लेरोस्पोरा और सर्कोस्पोरा में ये ऐसे स्टार्ट होता है, ये डाउनी मिल्ड्यू करता है, और जो सर्कोस्पोरा होता है ये टिक्का डिजीज़ करता है। ग्राउंड नट में ये करता है टिक्का, और ये सी से स्टार्ट होता है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें याद करने में दिक्कत आएगी फिर। तो सर्कोस्पोरा और स्क्लेरोस्पोरा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, और दूसरे का जो होता है लेट वाले का होगा वो क्या होगा, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये इसके कोजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इसके बाद एक नाम आता है इसके अंदर परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट स्टेज पूछते हैं इनकी, परफेक्ट स्टेज एग्जाम में पूछ लेते हैं। परफेक्ट स्टेज क्या होती है इनकी, परफेक्ट स्टेज का मतलब सर्कोस्पोरा जो फंगस होती है इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो इसके अंदर जो भी स्टेज बनती है वो सारी की सारी एसेक्सुअल स्टेज होती है। एसेक्सुअल स्टेज मतलब इसके अंदर क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया ही बनेंगे, कोनिडिया के अलावा कोई दूसरी स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं बन पाती। तो कोनिडिया जो होती है वो एसेक्सुअल होती है, लेकिन एक फंगस ऐसी होती है जिसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसका अलैंगिक जनन होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी कि किसके जैसा होता है, सर्कोस्पोरा का। लेकिन उस फंगस के अंदर क्या बनता है, उसके अंदर सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं। तो उस फंगस को इसकी क्या बता देते हैं, परफेक्ट स्टेज, और उसका नाम होता है माइकोस्फेरेला। माइकोस्फेरेला एराचिडिस, माइकोस्फेरेला एराचिडिस। एराचिडिस मतलब एराचिडिकोला का, यानी कि इसकी परफेक्ट स्टेज क्या होती है, माइकोस्फेरेला एराचिडिस। अब देखो माइकोस्फेरेला होती है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा, दोनों होंगे। लेकिन सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से इस माइकोस्फेरेला को सर्कोस्पोरा की परफेक्ट स्टेज बोलते हैं।
इसी प्रकार से सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा है, तो इसमें भी क्या होगा, माइकोस्पेरेला ये सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो स्पीशीज होती है उसका नाम चेंज हो जाता है, वो स्पीशीज होती है बेरेक्सली। ठीक है, बेरेक्सली ये इसकी स्पीशीज होती है। स्पीशीज याद नहीं रहे तो ये बस परफेक्ट स्टेज माइकोस्पेरेला का नाम याद रखना है अपने को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका देखना है, थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम में बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिम्टम की अपन बात करते हैं तो अर्ली टिक्का की बात करेंगे। 35 दिन बाद दिखता है सोविंग के, और पहली बार दिखेगा तो इसके अंदर क्या होगा, ब्राउन कलर के स्पॉट बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्राउन और टैन मतलब चमड़े के जैसा टैन कलर्ड स्पॉट्स अपीयर ऑन leaves, petioles, sometimes on पोड पे भी आ जाते हैं, कई बार फली पे भी इसके सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, स्टेम पे भी दिख जाते हैं। तो ब्राउन कलर के स्पॉट दिखते हैं विद क्या बनता है इसके ऊपर, येलो हेलो, पीले रंग का घेरा बनता है इसके ऊपर, और अपर सरफेस ऑफ लीव्स, पत्ती की अपर सरफेस पे ही सिम्टम ज़्यादातर इसके दिखाई देते हैं। लोअर सरफेस पे बनेंगे, लोअर सरफेस पे भी अर्ली टिक्का यानी कि एराचिडिकोला का लोअर सरफेस पे भी सिम्टम दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस क्या होगा, उसकी जो हेलो होगी वो लाइट कलर की होगी। उसकी जो हेलो होगी वो डार्क कलर की नहीं होगी, वो लाइट कलर की हेलो होगी, और उसका जो स्पॉट जो बनेगा वो लाइट ब्राउन होगा। उसका डब्बा जो होगा वो भी क्या होगा, लाइट ब्राउन कलर का बनेगा, और उसकी हेलो भी क्या होगी, लाइट कलर की होगी। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये अर्ली टिक्का में लोअर पत्ती की निचली सतह पे तो हल्का बनेगा, और अपर सरफेस पे ऊपरी सतह पे ये डार्क बनेगा, ज़्यादा गहरा बनेगा, और उसकी हेलो यानी कि पीला रंग का जो घेरा होगा वो भी ज़्यादा गहरा बनेगा। अब इसके बाद अपन पर्सोनाटा की बात करते हैं। पर्सोनाटा का जो सिम्टम होता है उसका कैसा होगा, पर्सोनाटा में जो स्पॉट बनेगा, जो धब्बा बनेगा वो क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा ज़्यादातर, यानी कि डार्क ब्राउन या फिर वो क्या होगा, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का स्पॉट होगा। और उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर जो घेरा होगा वो घेरा एराचिडिकोला के कंपेयर में हल्का होगा। ये क्या होगा, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, पत्ती की लोअर सरफेस पे, मोस्टली लोअर सरफेस पे ही बनता है। 100% अपन नहीं बोल सकते, लेकिन 80% देखते हैं तो अपन ये लोअर सरफेस पे ज़्यादा बनेगा, ब्लैक कलर का बनेगा, डार्क बनेगा, और इसके ऊपर हेलो जो बनेगी वो बिल्कुल लाइट बनेगी, और लोअर सरफेस पे ज़्यादा मिलेगा, अपर सरफेस पे कम मिलेगा। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्पॉट बनेगा तो स्पॉट इसका क्या होगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक रिंग टाइप की अपीयरेंस बन जाती है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक स्पॉट्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक स्पॉट्स मतलब जैसे ये पत्ती थी अपनी, तो पत्ती पे क्या होगा, ये इस टाइप का ऐसे ऐसे जैसे इकट्ठे हो रखे हो, जैसे एक साथ में जुड़े हुए ऐसे संरचना बना देती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है वो किससे बनती है, कोनिडिया और कोनिडियोफोर से ही बनती है। कोनिडिया या फिर कोनिडियोफोर्स होते हैं फंगस के, वो उनकी ग्रोथ ऐसे दिखाई देती है, और हल्के से थोड़े ऐसे रफ टाइप के होते हैं, और इस प्रकार की ये संरचना बना देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक स्पॉट्स होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसे गोलाकार ऐसे संरचना बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, और लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, लोअर लीव्स, पत्ती की जो निचली सतह जो निचली पत्तियां होती है, जो ओल्ड लीव्स जो होती है, जिसको अपन बोल देते हैं अपन ओल्ड लीव्स, जो पे क्या होगा, इनका इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा, पुरानी पत्तियों पे इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। लेटर स्टेज में ये पत्तियां क्या होगी, ड्राइड अप हो जाएगी, सूख जाएगी, और पौधे की पत्तियां होगी वो झड़ जाएगी। उसके जो पेटियोल्स होंगे, पेटियोल जैसे ये पत्ती है तो ये जैसे स्टेम से जुड़ी रहती है, तो यहाँ से ये टूट के ज़मीन पे गिर जाएगी। तो ये इसका इन्फेक्शन का अफेक्टेड प्लांट पे प्रभाव रहता है। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एराचिडिकोला और पर्सोनाटा में क्या डिफरेंस होता है, एराचिडिकोला जो होती है उसके अंदर जो कोनिडिया बनता है वो साइज़ में बड़ा होता है। इसका एराचिडिकोला का जो कोनिडिया बनता है वो लेंथ में लंबा ऐसे होगा, पतला होगा, और ऐसे क्लस्टर में बनते हैं, गुच्छे में बनते हैं। पर्सोनाटा होगा उसका कोनिडिया का साइज छोटा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ऐसे राउंड राउंड होंगे, क्लस्टर में बनेंगे, और ओलिवेशियस ब्राउन या फिर येलो, लाइटिश येलो कलर के कोनिडिया होंगे। 3 से 4 सेप्टा पाए जाते हैं इसके अंदर 7 से 12 सेप्टा पाए जाते हैं। ये बस इसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, बस और कुछ ही नहीं है इसमें
एराचिडिकोला की और पर्सोनाटा और एराचिडिकोला में डिफरेंस पता चला। अब इसके बाद अपन इसकी बात कर लेते हैं। ईटियोलॉजी में क्या बताया मैंने, इसमें क्या बनता है, सिर्फ कोनिडिया बनता है और कोनिडिया ही इसके अंदर इन्फेक्शन करता है। तो डिजीज साइकिल में अपन पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम पढ़ते हैं। प्राइमरी इनोकुलम जो होगा वो कहाँ से आएगा फंगस के अंदर, फंगस का इनोकुलम कहाँ से डेवलप होगा, या तो पॉड के अंदर इन्फेक्शन है तो पहला चीज़ क्या होगी इसके अंदर, प्लांट डेब्रीज, प्लांट डेब्रीज, सोइल के अंदर जो पौधे के भाग इन्फेक्टेड पार्ट होंगे वो पड़े रहते हैं तो उससे इन्फेक्शन आएगा। दूसरा इसकी बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है, अपन वॉलंटियर प्लांट जो होते हैं, वॉलंटियर प्लांट मतलब सेल्फ सोवन जो प्लांट होते हैं, अपने आप जो उगे हुए प्लांट होते हैं ना, सेल्फ सोवन प्लांट, उसके ऊपर कई बार इन्फेक्शन रहता है या फिर वीड होस्ट होता है तो उसके ऊपर इन्फेक्शन रहता है, तो वो भी क्या होते हैं इसके इनोकुलम का सोर्स बन जाते हैं। तो अब इसमें सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना अपने को। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होगा, सिस्टेमिक नहीं होती है, लोकल इन्फेक्शन करता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा वो नॉन सिस्टेमिक टाइप की डिजीज है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा वो किससे होगा, सेकेंडरी इनोकुलम जो होगा इसके अंदर वो तो होगा कोनिडिया, और वो भी क्या होता है, एयरबोर्न कोनिडिया हो गया। एयरबोर्न कोनिडिया है, हवा के साथ में उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाएगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होगा, ये हवा के कांटेक्ट में आके उसी प्लांट के दूसरे पार्ट पे या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इन्फेक्शन करेगा। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल हो जाता है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या होगा, एक तो क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ कोलेटरल होस्ट, रिमूविंग ऑफ वॉलंटियर प्लांट या फिर रिमूविंग ऑफ कोलेटरल होस्ट। कोलेटरल होस्ट को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे फील्ड से, ठीक है। डीप समर प्लोविंग कर देंगे, ठीक है, डीप समर प्लोविंग, खेत की गहरी जुताई कर देंगे, डीप समर प्लोविंग हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका किससे करेंगे, थायरम से इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे और 2 ग्राम पर केजी सीड से सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। या फिर इसके साथ में अपन ले सकते हैं कैप्टान ले सकते हैं, वो भी 2 ग्राम पर केजी सीड। अगर इसमें स्प्रे की बात करते हैं, अगर इसके अंदर फोलियर स्प्रे ज़्यादा इफेक्टिव देखें तो इसके अंदर कौन सी काम करती है, मैंकोजेब या मेनेब। इसके अंदर जो फंजीसाइड काम में आएगा वो होता है मैंकोजेब। मैंकोजेब का यूज़ करते हैं अपन 0.2% का, ठीक है। या फिर इसके अलावा अपन कार्बेंडाजिम भी इसके साथ में, कार्बेंडाजिम का भी 0.2% की दर से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल सा मैनेजमेंट हो जाता है। अब अपन इसके अंदर एक डिजीज़ की बात हो रहती है, अपन बात करते हैं कॉलर रोट की। कॉलर रोट होती है ग्राउंडनट के अंदर, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आना है। कॉलर रोट में कौन सा फंगस काम करता है, एस्परजिलस, नाइगर, एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस कॉलर रोट में होता क्या है, जैसे ग्राउंडनट का ये पार्ट है, इसमें 2 टाइप का होता है, एक तो होता है प्री इमरजेंस, एक होता है इसके अंदर पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस और प्री में क्या होगा, जब सीड की सोविंग कर देते हैं तो सीडलिंग इमर्जिंग जब होती है, सोइल से बाहर आने से पहले जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके ऊपर जब बीज पत्तर बनते होते हैं तो उसी टाइम में इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और बीज पत्तर जो होगा वो पूरा का पूरा कलरलेस हो जाएगा, कलर इसमें पीला पड़ जाएगा, ब्राउन हो जाएगा और पूरी सीड की रोटिंग हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। पहला तो ये पोस्ट इमरजेंस, जब सीडलिंग जर्मिनेट हो गई, सोइल से बाहर इसका जब प्लांट आ गया तो जब इस पे इन्फेक्शन होगा तो जो कॉलर रीजन होगा, इस कॉलर रीजन पे फंगस क्या करेगी, अटैक करेगी और इस पार्ट में क्या कर देगी, गर्डलिंग कर देगी। गर्डलिंग होना, गर्डलिंग मतलब जैसे ये स्टेम है तो इसके अंदर जैसे गड्ढे 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 इस टाइप की ऐसी संरचना बना देगी, लीजन्स बना देगी, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज होने की वजह से ये पूरी सीडलिंग होगी वो टॉपल डाउन, यानी कि ज़मीन के पास वाले हिस्से से सूख के नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, गिडलिंग। तो ये सिंपल से सिम्टम होते हैं, इसका इन्फेक्शन सीड तक भी आ जाता है, सीड का इसका इनोकुलम हो जाता है, तो ये डिजीज साइकिल भी इसका बहुत सिंपल होता है। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में इसका पढ़ेंगे। एक बार इसका रिवीजन करके आना, पढ़ना पहले वाला पहले पढ़ के आना ताकि बाद वाली अपने ईजी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।